हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पिछले साल यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड में जो पूछा गया प्रश्न था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये है जो है आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक आपका हिंदी पूछा जाता है जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है, पास करना। और दूसरा होता है, दूसरा भाग 2 पे होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका एसएसटी भी होता है, साइंस भी होता है, ठीक है, और हिस्ट्री भी होता है। कई क्वेश्चन होते हैं कई सब्जेक्ट के, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है आपका पिछले साल का जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड में हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो हम भाग 2 सामान्य अध्ययन का जो पेपर आता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। दूसरा है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जनसंख्या। तीसरा है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर भूदृश्य। तो यहाँ पे क्या बताना है, सही क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है आपका सबसे पहले जनसंख्या तो होता है, लेकिन आपका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समुदाय होता है। तो जनसंख्या के बाद समुदाय कहाँ पे है, आपका थर्ड ऑप्शन में है। पहले होता है जनसंख्या, फिर होता है समुदाय, फिर होता है पारिस्थितिकी तंत्र और फिर होता है भूदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो सही क्रम है। पहले जनसंख्या होता है, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर होता है आपका भूदृश्य, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसका अंतिम उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर पाइरुविक अम्ल है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का क्या है, अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन किससे उत्सर्जित होता है। जो मीथेन गैस होता है किससे उत्सर्जित होता है। क्या वो केवल धान के खेत यानी जो धान के खेत होते हैं क्या वहाँ पे मीथेन होता है क्या, या फिर केवल जहाँ पे दीमक होते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे बायोमास होता है या बायोमास जो जलाया जाता है वहाँ पे होता है। कहाँ से होता है जो मीथेन गैस होता है, कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो मीथेन गैस होता है धान के खेत से भी मिलता है, ठीक है। जहाँ पे दीमक होते हैं वहाँ पे भी और जहाँ बायोमास होता है यहाँ पे, तीनों जगहों से क्या होता है कि ये मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इन तीनों स्थानों से जो मीथेन गैस होती है हमें उन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। विद्युत जोड़ बनाने में जो सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर जो सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। यानी जो जैसे कोई भी कटिंग हो जाता है उसमें जोड़ने के लिए कौन सा जो है धातु एक तरह से कह लें कि जो है यूज किया जाता है। क्या वो लोहा और टिन है, या फिर शीशा और टिन है, फिर एल्युमिनियम और शीशा है, या क्या है। तो जो विद्युत जोड़ बनाने में जो सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर जो सोल्डर के रूप में जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्या है, शीशा और टिन, ठीक है। शीशा और टिन एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग विद्युत जोड़ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो सीसा और टिन सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप होता है। जल का जो शुद्ध रूप माना जाता है कौन सा माना जाता है? क्या एक जो गहरा ट्यूबवेल होता है वो माना जाता है, यानी जो गहरा ट्यूबवेल में पानी भरा होता है क्या वो शुद्ध जल होता है, या फिर एक बहती हुई जो धारा होती है उसमें शुद्ध जल होता है, या फिर वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है? तो जो शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा का जल माना जाता है, जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्षा का जो जल होता है वो प्राकृतिक पानी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि यह सीधे पानी की बूंदों के संघनन से आता है। ठीक है, आप सभी को पता है जो बारिश का पानी होता है जब आप उनको इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे बहुत ही साफ पानी होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप उसको माना गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन है, सेलेनियम है, या फिर साइक्लोनाइट है? तो क्या है RDX का पूरा RDX का दूसरा नाम? ठीक है, तो RDX का जो दूसरा नाम है वो क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट के जगह पे एक नाम और है, वो है हेक्सोजन। ठीक है, हेक्सोजन के नाम से भी RDX को जाना जाता है। तो एक तो जो है साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, दूसरा हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें, जो वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं ये बताना है। पहला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, या फिर ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली जो गैसें होती है वो ऑक्सीजन और क्या होती हैं? एसिटिलीन होती है। ये दोनों गैसें होती हैं जो वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी एक आपके पास छड़ है वो बीच से टूट गई है, तो वहाँ पे उसको जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग करते हैं उसमें जो गैस निकलती है, जिस गैस से यहाँ जोड़ते हैं वो क्या होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है? खाना बनाते समय जो पोशाक पहनते हैं वो कौन सी पहनना जरूरी होता है कि जिससे हमें आग न लगे? ठीक है, या जो है सुरक्षित होता है? क्या वो नायलॉन है, टेरिलीन है, कपास है, कौन सा है? तो वो जो कपड़ा है जिसे खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित माना जाता है वो कौन है? वो है जो है कपास। ठीक है, यानी कि कॉटन का कपड़ा। कपास कॉटन से ही तो बनता है। ठीक है, या यूं कह ले कि जो कॉटन का कपड़ा वो कपास से बनता है। तो जो कपास के कपड़े होते हैं वो जो है उनको पहनना खाना बनाते समय ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये जो तेल के छींटे होते हैं उनको सोख लेता है और आपके शरीर पे चिपकता नहीं है। ठीक है, और अगर आग लग भी जाती है तो जो कपास का कपड़ा होता है ये चिपकता नहीं है, बल्कि जो नायलॉन और टेरिलीन के कपड़े होते हैं ये चिपक जाता है बॉडी में, लेकिन कपास का कपड़ा चिपकता नहीं, इसलिए ज़्यादा सुरक्षित होता है। ठीक है, कपास का मतलब कॉटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रात्रि दूरदर्शी तरंगों में किस प्रकार रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, या फिर अवरक्त तरंगे? किस तरीके के जो है तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवरक्त तरंगे। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये अवरक्त तरंगे हैं इनका जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो लगभग 700 नैनोमीटर के जो है बराबर होता है, या फिर यूँ कह लें कि लगभग 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है इनका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? जो ये मोहायर है या मोहेयर है किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? क्या ये अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है, बीटल बकरी से, या फिर करकुल भेड़ से? तो ये जो मोहेयर है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है अंगोरा बकरी से। ठीक है, ये अंगोरा बकरी आखिर जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अंगोरा बकरी जो है जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये अंगोरा बकरी पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके बालों से जो बना रेशम होता है या रेशम या सूत होता है उससे जो है ये कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, मोहेयर।
अंगोरा बकरी से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन बकरी के बालों से जो है ये कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है। ठीक है, घटते क्रम में सही क्रम बताना है। पहला है, क्या वो गोदावरी, महानदी या नर्मदा और ताप्ती है, या फिर है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, या फिर नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी है। तो ये तो नर्मदा तो है नहीं, सबसे पहले आपका गोदावरी ही आता है, उसके बाद नर्मदा आता है, फिर महानदी और ताप्ती आता है। ठीक है, लंबाई के घटते के अनुसार ये जो है सही क्रम यही है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। अगर लंबाई की बात करें कि इनकी लंबाई क्या है, तो जो गोदावरी है उसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, और नर्मदा की जो है वो है 1312 किलोमीटर, महानदी की है 858 किलोमीटर, और ये जो ताप्ती है, ताप्ती की 724 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी लंबाई है ये, आरोही क्रम में इनका सही क्रम है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है। बिहार के किस जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है। क्या वो पूर्णिया है, या फिर सहरसा है, या फिर है भागलपुर। तो वो कौन सा है, वो है भागलपुर। भागलपुर में बिहार के भागलपुर में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है। ठीक है, इनसे क्या होगा कि जो प्लास्टिक है उसको जो है रिसाइकिल करके जो नई नई चीज़ है उनका निर्माण किया जा सकता है इस सेंटर के खुलने से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भागलपुर में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, जैसे आप चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा का तो हो चुका है, लोकसभा का हो रहा है, तो इसमें जो है राज्यसभा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। क्या 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्या वो पृथ्वी है, बुध है, या है शुक्र। तो वो कौन सा है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो वो है बुध। ठीक है, बुध जो है 8 ग्रहों में से एक है जो हमारे सौरमंडल में सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है, और यह सूर्य का सबसे छोटा और निकटतम भी ग्रह माना जाता है। कई बार निकटतम भी पूछा जा सकता है कि जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये कौन सा है, बुध ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का राज्य प्रतीक है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। क्या ये उपनिषद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, या फिर लिया गया है ऋग्वेद से। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद में भी कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद में जो मुंडोक उपनिषद है वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, सत्यमेव जयते उपनिषद से, किस उपनिषद से, तो मुंडोक उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या वो चीन है, भारत है, या फिर है थाईलैंड। तो वो कौन है, वो है थाईलैंड। थाईलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा रबर का उत्पादक देश है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम का स्थान आता है, लेकिन उससे पहले जो है थाईलैंड है जो सबसे विश्व का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, वो है थाईलैंड। किस चीज़ का, रबर का। ठीक है, सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं। जो सप्तऋषि मंडल है उसको पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं। क्या 7 भिक्षु के नाम से जानते हैं, अल्फा सेंचुरी के नाम से जानते हैं, या फिर जानते हैं बिग डिपर के नाम से। तो किस नाम से जानते हैं, जो सप्तऋषि है उसको जानते हैं बिग डिपर के नाम से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो सप्तऋषि मंडल है उस पाश्चात्य देशों में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है। कौन सा
कर्क रेखा के सबसे निकट है। ठीक है, राज्य की बात करें कि कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है, क्या वो पटना है, रांची है या फिर राउरकेला है? तो वो कौन है? तो वो है आपका रांची। जो रांची है जो कि झारखंड की राजधानी है, वो कर्क रेखा के करीब है। ठीक है, रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है और ये कर्क रेखा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो रक्त है उसमें थक्का नहीं बनता है? क्या वो हेपेरिन है, प्रोथाम्ब्रिन है या फिर है हीमोग्लोबिन? तो वो कौन है? वो है हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडॉल टेस्ट यानी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जो विडॉल टेस्ट किया जाता है किस रोग की परीक्षण के लिए किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है हैजा या फिर तीसरा है टाइफाइड। तो किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। जो ये विडॉल टेस्ट या परीक्षण है किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड। चाहे टाइफाइड जो है एक आप सभी को पता बुखार है, इसके निदान के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? जो 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ था, ग्रीन हाउस का प्रभाव हुआ था, इसके बारे में किसने बताया था? सबसे पहले अर्हेनियस ने बताया था, जोसेफ फॉरियर या फिर सेवेंस मार्क थे? तो कौन है? वो हैं जोसेफ फॉरियर, जिन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व की क्या करी थी? परिकल्पना करी थी। सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधियाँ कैफीन, टैनिन और निकोटीन हैं। ये जो औषधियाँ हैं कैफीन, टैनिन और निकोटीन, ये क्या हैं? ठीक है, पहला है स्टेरॉयड हैं या फिर कार्टिसोन है या फिर अल्कलाइड्स हैं? तो ये क्या है? ये है एक अल्कलाइड्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? क्या वो फ्रांस है, स्पेन है या फिर है ब्रिटेन? तो वो कौन है? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो 19वीं सदी के अंत में जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, इसने जो है 19वीं सदी की शुरुआत में ही औद्योगिक क्रांति से जो है ब्रिटेन को बदलना ब्रिटेन को क्या करना शुरू कर दिया था? बदलना, यानी चेंजिंग आने शुरू हो गई थी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत में जो ब्रिटेन है वो सब देश की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था 19वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? क्या वो तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर है गुजरात? ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन है? तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात है। अगर इसकी जो है लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो भारतीय राज्य है वो गुजरात ही है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोस्का का पावर हाउस किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कॉमन भी क्वेश्चन है, आप हमेशा से इसको देखते आए होंगे। कोस्का का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोस्का का पावर हाउस। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर किसी भी राज्य में राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो कौन है जो उनकी नियुक्ति करेगा? क्या वो भारत के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन है? तो जो देश है हमारा भारत देश, उसमें अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो वो कौन करेगा? तो वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से बढ़ रही है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक समीक्षा सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से बढ़ रही है। क्या जो है ये 7.0% है या फिर 7.3% है या फिर 7.6 है। तो ये कितने प्रतिशत बढ़ रही है, ये 7.3% बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, क्या वो गेहूं में होता है, जौ में होता है या फिर चावल में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक फाइबर है, स्टार्च है। ठीक है। ये जो है फलों, अनाज, सब्जियों तथा जो दूध होते हैं या दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनमें जो है ये पाया जाता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से चावल में पाया जाता है, उसके बाद गेहूं, मक्का, जौ आदि में भी जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो चावल में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। मलिक इब्राहिम था, इल्तुतमिश था या फिर बख्तियार खिलजी था। तो बिहार का जो प्रथम विजेता की बात करें कौन है, तो वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले जो भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, क्या वो लिबरल पार्टी थी या फिर जो है लेबर पार्टी थी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी थी। तो वो कौन पार्टी थी, तो वो थी लिबरल पार्टी। ठीक है। लिबरल पार्टी के लिए जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था या फिर लिबरल पार्टी पे जो है उन्होंने क्या किया था, चुनाव लड़ा था। ठीक है। अगर बात करें कि जो दादा भाई नौरोजी हैं ये क्या थे, तो एक प्रोफेसर थे, एक जो है एक राजनीतिक थे। ठीक है। और इन्होंने जो है क्या किया था, 26 जुलाई 1892 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बनकर इतिहास रचे थे। ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं 26 जुलाई 1892 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बनकर इतिहास रचे थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में क्या किया था, चुनाव लिया था, लड़ा था सबसे पहले। ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इनको जो उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने जो है अंग्रेजों को दोबारा वापस कर दी थी। तो क्या वजह थी, किस वजह से इन्होंने वापस कर दी थी, ये बताना है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कारण था, या फिर असहयोग आंदोलन था, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनको अगर बात करें कहाँ पे मिला था, तो उनको साहित्य में योगदान के लिए 1915 में किंग जॉर्ज 5 से नाइटहुड की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी किंग जॉर्ज 5 से मिली थी। ठीक है। फिर उन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो है जो ये इनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड, उसको क्या कर दिया था उन्होंने, वापस जो है अंग्रेजों को वापस दे दिया था, उसको त्याग कर दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि हमें ये जो उन्होंने उपाधि दी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने अपनी जो इनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की उपाधि किंग जॉर्ज 5 से 1915 में उसको क्या कर दी थी, वापस कर दी थी, किसको, अंग्रेजों को वापस सौंप दी थी। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्या वो पहला था, दूसरा था या फिर तीसरा। तो उसने पहले में ही भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले ही गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। जो कि कब हुआ था, 1930 में हुआ था। यानी जनवरी 1930 से जनवरी 1931 के बीच ही ये जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है। इसको ध्यान रखना है।
भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण होता कब है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब होता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होता है तब होता है, या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण जब तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है वो केवल जो अमावस्या होता है उस दिन होता है, और तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? ठीक है, सही है। शिराओं के संबंध में सही कथन बताना है। पहला कि ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती है। दूसरा कि यह रक्त को हृदय से शरीर के सब भागों में ले जाती है। इसमें वॉल्व होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है किसमें वॉल्व होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शिराएं हैं उसमें क्या होता है? वॉल्व होता है। ठीक है, जो वॉल्व होता है यानी नसों में जो वॉल्व होते हैं वो एक जो है सुनिश्चित करते हैं कि जो रक्त की दिशा होती है वो किस दिशा में बहना चाहिए या किस दिशा में बहता है। ठीक है, यह केवल एक दिशा में बहता है। जो धमनियों के विपरीत नसों में वाल्व होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहता है। ठीक है, इसके विपरीत जो धमनियों को वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जिन धमनियों को वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हृदय से दबाव इतना मजबूत होता है कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो पाता है। ठीक है, तो शिराओं के संबंध में जो सही कथन है वो यही है कि इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है, जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहता है। तो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीनविच मध्य समय स्थानीय समय है। ग्रीनविच जो मध्य समय है उस स्थानीय समय है, यानी कब का जो है, क्या वो प्राइम मेरिडियन से का स्थानीय समय है, या फिर जो है 180 अंश पश्चिम मध्याह्न रेखा पर है, या फिर 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम दोनों मेरिडियन पे है। तो जो ग्रीनविच माध्य समय स्थानीय समय माना जाता है वो कब माना जाता है? वो माना जाता है प्राइम मेरिडियन, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहते हैं, या फिर देशांतर 0 डिग्री दुनिया के हर क्षेत्र के लिए जो है एक संदर्भ बिंदु है। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच माध्य समय स्थानीय समय माना जाता है, तो प्राइम मेरिडियन ही इसका सही आंसर होगा। कहीं कहीं आपको ग्रीनविच मेरिडियन भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्न में से कौन से देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा देश है जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? क्या वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, या फिर है जर्मनी? तो जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है आपका कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? कहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियां जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती हैं, कच्छ की घाटी यहाँ पर भी पाई जाती है, और मन्नार की घाटी यहाँ भी पाई जाती हैं। इन तीनों जगहों पे जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ भी पाई जाती हैं, कच्छ की घाटी में भी, मन्नार की घाटी में भी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है? क्या वो मौसिनराम है, देहरादून है, या फिर कोलकाता है? तो वो मौसिनराम है, आप सभी को पता भी होगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव जो है क्या किया, घोषित किया है? किस राज्य ने
गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर है तेलंगाना? तो वो कौन है? वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है वो क्या है? वो है डॉल्फिन। ठीक है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? जो झारखंड राज्य है किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1998 में आया, 1999 में, या फिर 2000 में? तो ये कब आया था? ये आया था 2000 में। ठीक है, 2000 में जो है 3 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया था। ठीक है, 2000 को, ठीक, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को क्या किया गया था? अलग किया गया था। तो 2000 में जो है ये क्या आया था? अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय चट्टानी ग्रह नहीं है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय चट्टानी ग्रह नहीं है? क्या वो बुध है, शुक्र है, या फिर है शनि? तो वो कौन सा है? वो है शनि। ये जो है स्थलीय चट्टानी ग्रह नहीं है, बल्कि यह जो है सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? वसा का जो पूर्ण पाचन होता है किस अंग में होता है? क्या वो छोटी आंत है, जिगर है, या फिर है पेट? तो वो कौन सा है? तो वो है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? वसा का पूर्ण पाचन होता है, जो कि मानव शरीर का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव के निम्न कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर बताना है। जीव का मुख्य कार्य क्या है? क्या लार निकालना है, शर्करा को मांड में बदलना है, या फिर स्वाद का पता लगाना? तो जो जीव होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो टेस्ट का पता लगाना यानी स्वाद का पता लगाना, यही होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो केवल सी इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है जो मेरे देश से भी ऊपर है। अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना। यह कथन किसका है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी का है ये जो कथन है, या फिर जो है दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का, या फिर तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है जो मेरे देश से भी ऊपर है। अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे क्या करना? अभिशाप देना। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह को, या दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, या तीसरा है द्वीप यानी कि दमन और दीव। ठीक है, तो आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर एक जो है जेल था जिसको काला पानी या फिर ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी एक जेल को कहा जाता था ब्लैक वाटर या काला पानी, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित था। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है, जो अम्लीय वर्षा है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। उसमें क्या होता है? क्या उसमें ओजोन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर नाइट्रिक एसिड होता है? तो क्या होता है उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि वनस्पति को नष्ट कर देता है जब अम्लीय वर्षा होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का
जो विषय है वो क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है व्यवहार में सभी के लिए सम्मान, और तीसरा है कि एक साथ आगे बढ़ना, निरंतर गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2023 का जो विषय था वो ये था कि सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना है। ठीक है, और ये हर साल कितने कब मनाया जाता है, तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस बार का जो एक तरह से कह सकते हैं कि विषय या थीम कह सकते हैं, तो वो था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ये इस बार का 2023 का जो है थीम है। ठीक है, 24 का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है वो कौन है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है वो कौन है। क्या वो महावीर चक्र है, सेना पदक है, या है परमवीर चक्र। तो ये परमवीर चक्र है। ठीक है, जो कि युद्ध के समय जो है विशिष्ट कार्यों या फिर यूँ कह सकते हैं युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक खाड़ी किनके बीच अवस्थित है। जो पाक खाड़ी है वो किसके बीच अवस्थित है। क्या यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच है, या फिर मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच है, या फिर श्रीलंका और भारत के बीच है। तो ये किसके किसके बीच है, तो ये है जो पाक खाड़ी है किसके बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक खाड़ी अवस्थित है यानी कि स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। सूर्य से चंद्रमा में लिए गए ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। सूर्य से चंद्रमा में लिए गए जो ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण है किसके द्वारा होता है। केवल विकिरण के द्वारा होता है, या फिर विकिरण और संचालन के द्वारा होता है, या विकिरण और संवहन के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है सिर्फ विकिरण के द्वारा। सूर्य से चंद्रमा में लिए गए जो ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, तो केवल विकिरण के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। क्या वो स्थायी बंदोबस्त था, या महालवाड़ी था, या महालवाड़ी व्यवस्था थी, या फिर रैयतवाड़ी थी। तो वो कौन थी, वो थी महालवाड़ी व्यवस्था, इससे संबंधित। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, इससे RM वर्ड और जेम्स थॉमसन जो है इस व्यवस्था से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं। ठीक है, जो बिहू एक त्यौहार है जो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, या किस राज्य के लोग मनाते हैं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये उड़ीसा है, असम है, या फिर मध्य प्रदेश। तो बिहू बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। ये आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में भी। ठीक है, EVS में इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो नए पदार्थ का निर्माण, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है रासायनिक परिवर्तन के साथ। निकाय की एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है, साथ ही पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो इन सभी में परिवर्तन होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। किसने कहा था, क्या वो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड एलिगन थे, या फिर लॉर्ड लेंस डाउन थे।
तो वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी के कब्जे में रखा जाएगा? तो वो थे लॉर्ड एलिगन। इन्होंने जो है ये जो है कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड एलिगन है, इन्होंने कहा था। ठीक है, और अगर बात करें लॉर्ड एलिगन की, तो ये 1894 से 1899 से 1899 तक जो है भारत के क्या हैं, वायसराय रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? क्या वो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या फिर सोडियम है? तो दूध के दांतों में ना तो पोटेशियम पाया जाता है, ना मैग्नीशियम पाया जाता है, ना सोडियम पाया जाता है, बल्कि क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों के जो है एक प्रमुख घटक माना जाता है। इससे क्या होता है, दांतों में कठोरता और शक्ति, एनर्जी आती है। ठीक है, कैल्शियम तो इससे, तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 5th ऑप्शन यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? क्या वो दलाई लामा थे, नरगिस मोहम्मदी थे या फिर सुनीता कृष्णन थे? तो किसे जो है सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, 2023 में इन्हें नोबेल का जो है शांति पुरस्कार दिया गया था। ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इन्हें 2023 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? अमेजन जो धरती का फेफड़ा कहा जाता है, जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग जो है किस देश में स्थित है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्राजील में है, जापान में है या फिर वेटिकन सिटी में है। तो अमेजन जो है कहाँ पे है, यह है ब्राजील में। ठीक है, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या वो अन्नू रानी हैं, अलका सिन्हा हैं या फिर प्रीति चौधरी हैं? तो एशियाई खेलों में इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला जिन्होंने इतिहास रचा वो कौन है? तो वो है अन्नू रानी। ठीक है, अन्नू रानी ने हांगझोउ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में क्या किया था, स्वर्ण पदक जो है जीता था। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है वो, अन्नू रानी है। ठीक है, तो ये टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं और ये पिछले जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया भी हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बताते चलें कि अगर आप जो है बीपीएससी टीआरई 3rd का पेपर आपको देना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कई बार आपके कई क्वेश्चन आपके ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपके रिपीटेड होते हैं और कई बार आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सेम मतलब बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पहली है क्लास है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस किया है हमने वो प्रीवियस ईयर क्लास की जो है जो 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये प्रीवियस ईयर की पहली क्लास है। ठीक है, जो पिछले साल के हम क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट हैं, ये पहली क्लास है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि हम 10 क्लास लेके आएँ। ठीक है, और ये 10 क्लास जो होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको आप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।